ग्रेड 1 पास के साथ आपको निश्चित रूप से दानव अमर पवित्र क्षेत्र में अपार सौभाग्य प्राप्त होगा। धन्यवाद पूर्वी पूर्वज। जावेद ने गहरी सांस ली और फिर सच्चे ड्रैगन प्रेत को संबोधित करते हुए कहा, धन्यवाद ड्रैगन मार्शल विल। और जैसे ही उसने कहा, एक बार फिर जोरदार शोर मच गया। फीनिक्स संप्रदाय क्या अब भी कायम रह सकता है? अरे अब वे ग्रेड 1 पास जारी कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि वन ब्लेड पैलेस और फीनिक्स संप्रदाय को सबसे मजबूत पास मिलेंगे। अरे वन ब्लेड पैलेस तो ठीक है, लेकिन इस फीनिक्स संप्रदाय में क्या गुण या योग्यता है? उन्हें सबसे मजबूत पास क्यों मिलना चाहिए? हाँ, यह अनुचित है। संप्रदाय प्रतियोगिता रैंकिंग के अनुसार भी फीनिक्स संप्रदाय के लिए ग्रेड 1 पास प्राप्त करना पहले से ही सीमा है। उसके बाद सबसे मजबूत पास के लिए ड्रैगन मार्शल महाद्वीप में योगदान और भविष्य की क्षमता की आवश्यकता होती है। फीनिक्स संप्रदाय की स्थापना 10 साल से भी कम समय पहले हुई थी। उन्होंने क्या योगदान दिया है? कोई योगदान नहीं, और उनकी क्षमता उतनी ज्यादा नहीं है। उन्हें सबसे मजबूत पास क्यों मिलना चाहिए? हालांकि मैं फीनिक्स सेक्ट का समर्थन करता हूं, फिर भी मैं थोड़ा आश्चर्यचकित हूं। यह सबसे मजबूत पास है। क्या आप जानते हैं कि सबसे मजबूत पास क्या दर्शाता है? ऐसा कहा जाता है कि दानव अमर पवित्र क्षेत्र के अंतिम उद्घाटन के दौरान ग्रेड 1 पास प्राप्त करने वाले एक संप्रदाय ने दानव अमर पवित्र क्षेत्र में 2 पृथ्वीनीदर ग्रेड उपकरण और 3 पृथ्वीनीदर ग्रेड ड्रैगन कौशल प्राप्त किए थे। अगर ग्रेड 1 पास से मिलने वाले लाभ इतने ज्यादा हैं, तो सबसे मजबूत पास के बारे में और क्या कहा जाए? ड्रैगन मार्शल विल साफ तौर पर पक्षपात दिखा रहा है। मैं इसे स्वीकार नहीं करता। लगता है असली ड्रैगन प्रेत इन लोगों की चर्चाओं को सुन ही नहीं रहा था। ग्रेड 1 पास जारी करने के बाद उसने अपने ड्रैगन पंजे फिर से लहराए और प्रकाश की एक और किरण निकली। इस बार सबके सामने प्रकाश फीनिक्स संप्रदाय की ओर नहीं, बल्कि वन ब्लेड पैलेस की ओर गया। इस दृश्य ने कविशा को भी क्षण भर के लिए स्तब्ध कर दिया। सच कहूं तो सिर्फ दूसरों ने ही नहीं, बल्कि कविशा ने भी प्रकाश की केवल इस एक किरण को देखकर सोचा कि यह फीनिक्स संप्रदाय की ओर जाएगी। लेकिन नतीजा यह हुआ कि वह किरण उसके पास आ गई। और इस बार पास एक रंगीन कार्ड था। इस कार्ड में 7 रंग थे, जिन पर कोई पैटर्न नहीं था, बहता हुआ और पारदर्शी, मानो यह अब ठोस न होकर भ्रमपूर्ण हो। एक नज़र में यह कार्ड 7 रंगों वाले चमकदार रत्न जैसा था, जिसमें एक मनमोहक सुंदरता थी। सर्वोच्च पास। वन ब्लेड पिछली संप्रदाय प्रतियोगिता के बाद महल ने एक बार फिर अभूतपूर्व रूप से सबसे मजबूत पास प्राप्त किया, जिसमें वन ब्लेड पैलेस भी शामिल नहीं था। कविशा को यह पास मिलते ही उसकी नज़र तुरंत देव पर पड़ गई। इस क्षण बाकी सभी ने भी अचानक अपना सिर घुमाया, अनगिनत निगाहें देव पर टिक गईं। और जैसे ही उन्होंने देखा, ड्रैगन मार्शल विल की नजर भी देव पर टिक गई। उसका विशाल मुंह खुला, ड्रैगन की दहाड़ निकली, और फिर 9 रंगों से भरी एक प्रकाश किरण उसके मुंह से निकली, धीरे धीरे नीचे उतरती हुई अंततः देव के सामने आ गिरी। 9 रंग। कविशा ने 9 रंगों को देखा और फिर अपने हाथ में रखे पास को, और चुप हो गई। बाकी सभी ने भी अपने मुंह चौड़े कर लिए, उनकी सांसें तेज हो गईं, मानो उनका दम घुट रहा हो। उनकी छाती फूल गई, उनकी आंखें चौड़ी हो गईं, मानो उन्होंने अपने जीवन की सबसे अविश्वसनीय चीज देख ली हो। बहुत देर बाद जब देव ने 9 रंगों वाला कार्ड रख दिया, तब जाकर आखिरकार कोई अपनी नींद से जागा। स्तब्ध। सुप्रीम पास। एक सर्वोच्च दर्रा। जैसे ही वह व्यक्ति दहाड़ा, एक जबरदस्त शोर मचा, मानो किसी शांत झील पर तोप का गोला फट रहा हो। हे भगवान, यह तो सचमुच एक सर्वोच्च दर्रा है।
क्या यह वाकई एक सर्वोच्च दर्रा है? यह नकली तो नहीं हो सकता। आपने गलती तो नहीं की? मैंने अभी देखा कि वन ब्लेड पैलेस के दर्रे भी कई रंगों के थे। मैंने गलती तो नहीं की, यह एक सर्वोच्च दर्रा है। सच में यह एक सर्वोच्च दर्रा है। किंवदंती के अनुसार सर्वोच्च दर्रा 9 रंगों वाला होता है और सबसे मजबूत दर्रा 7 रंगों वाला होता है। वन ब्लेड पैलेस वाला दर्रा 7 रंगों वाला होता है। पिछली संप्रदाय प्रतियोगिता में उन्हें भी ऐसा ही 7 रंगों वाला दर्रा मिला था। लेकिन फीनिक्स संप्रदाय का दर्रा 9 रंगों वाला है, सचमुच 9 रंगों वाला। बिल्कुल कोई भ्रम नहीं, यह एक सर्वोच्च दर्रा है। क्यों? फीनिक्स संप्रदाय सर्वोच्च दर्रा क्यों प्राप्त कर सकता है? अगर यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि वे इन 3 राउंड में पहले स्थान पर थे, तो मैं इसे स्वीकार करने से इनकार करता हूं। अगर इससे पहले, जब फीनिक्स संप्रदाय अभी भी डटा हुआ था और उसे अपना पास नहीं मिला था, तब भी अनगिनत दर्शकों के बीच कुछ खामोश लोग थे, तो अब सर्वोच्च पास के प्रकट होने से उनका शांत रहना असंभव हो गया है। दानव अमर पवित्र क्षेत्र के पहले उद्घाटन से लेकर अब तक दर्जनों बार लगभग 10 लाख वर्षों के अस्तित्व में सर्वोच्च पास कभी जारी नहीं किया गया है। यहाँ तक कि सबसे शक्तिशाली और सबसे प्रसिद्ध वन ब्लेड पैलेस को भी 7000 साल पहले केवल एक ही सबसे शक्तिशाली पास मिला था। और आज से पहले सबसे शक्तिशाली पास दानव अमर पवित्र क्षेत्र के दर्जनों उद्घाटनों में सबसे ऊंचा पास था। अब तक फीनिक्स संप्रदाय ने वह रिकॉर्ड तोड़ दिया है और सर्वोच्च पास प्राप्त किया है। साथ ही उन्होंने वन ब्लेड पैलेस के सभी चमत्कारों को भी चकनाचूर कर दिया, इससे पहले कि वह एक सुपर संप्रदाय बन जाए। एक प्रथम श्रेणी संप्रदाय बनने और सबसे शक्तिशाली पास प्राप्त करने में 30 साल लग गए। फीनिक्स संप्रदाय की तुलना में वन ब्लेड पैलेस थोड़ी कमी है। मैं इसे स्वीकार नहीं करती। इस समय एक बूढ़ी औरत अचानक बाहर निकली, शून्य क्षेत्र में प्रकट हुई। अब ड्रैगन मार्शल विल के प्रति सम्मान नहीं दिखा रही थी, बल्कि सीधे कह रही थी, ड्रैगन मार्शल विल, हालांकि मुझे नहीं पता कि तुम मेरे शब्द सुन पा रहे हो या नहीं, फिर भी मैं बोलना चाहती हूँ। यह बूढ़ी औरत अमर दाओ दरबार से निकली। वह वास्तव में अमर दाओ दरबार की 10वीं पुराण पूर्वज ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र की एक शक्तिशाली सरोज थी। इस समय वह उत्तेजित थी, उसके कंधे कांप रहे थे और उसके चेहरे पर हल्की सी अनिच्छा थी। क्यों? फीनिक्स संप्रदाय को सर्वोच्च पास क्यों मिला? फीनिक्स संप्रदाय के अलावा मुझे आपके द्वारा जारी किए गए किसी भी अन्य पास के बारे में कोई शिकायत नहीं है। लेकिन फीनिक्स संप्रदाय को सर्वोच्च पास नहीं मिलना चाहिए क्योंकि वे योग्य नहीं हैं। जब से मेरा अमर दाओ दरबार एक महासंप्रदाय बना है, तब से यह ड्रैगन मार्शल महाद्वीप से ऊपर खड़ा है। लगातार ड्रैगन मार्शल लोगों की सुरक्षा की रक्षा करता रहा है और यहाँ तक कि 3 महान वाणिज्यों में से एक क्लाउड सी कॉमर्स का भी निर्माण किया है, जिसने ड्रैगन मार्शल महाद्वीप की अर्थव्यवस्था में एक अत्यंत उत्कृष्ट योगदान दिया है। आप यह सब न देखने का नाटक कर सकते हैं या कह सकते हैं कि योगदान अपर्याप्त है, लेकिन मेरे अमर दाओ दरबार की तुलना में फीनिक्स संप्रदाय का योगदान कहाँ है? उनके पास कौन सा गुण या क्षमता है? आप ड्रैगन मार्शल इच्छा शक्ति हैं। आप ड्रैगन मार्शल महाद्वीप के देवता हैं जो सब कुछ तय कर सकते हैं। हम आपका सम्मान करते हैं, आप पर विश्वास करते हैं और आपकी पूजा करते हैं, लेकिन आप अपने लोगों के साथ इतना अन्याय नहीं कर सकते। उसके शब्द आकाश में फैल गए। उसकी ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र साधना से निकले, जिससे न केवल पूरा चौक बल्कि मध्य क्षेत्र का आधा हिस्सा भी उन्हें सुन सका। अनगिनत लोग चुप हो गए। सरोज के शब्दों में कुछ संकेतात्मक आशय प्रतीत हो रहा था, जिससे अधिकांश लोगों की आंखें लाल हो गईं
और फीनिक्स संप्रदाय की ओर उनकी निगाहों में तीव्र शत्रुता दिखाई दी। ड्रैगन मार्शल इच्छा, हम इसे स्वीकार करने से इनकार करते हैं। अमरदाओ दरबार के सदस्य इस समय एक साथ घुटने टेककर मानो विनती कर रहे हों, साष्टांग प्रणाम कर रहे थे। ड्रैगन मार्शल इच्छा, हम इसे भी स्वीकार करने से इनकार करते हैं। राजेंद्र की निगाहों के नीचे Z0 महल के लोग भी एक साथ घुटने टेककर विनती करने की तीव्र इच्छा प्रदर्शित कर रहे थे। इसके तुरंत बाद युद्ध देवता संप्रदाय, विशाल द्वीप और तलवार अमर मकबरा, ये 5 फीनिक्स संप्रदाय के प्रति घोर शत्रुता रखने वाले सभी महासंप्रदाय इस प्रकार घुटनों के बल झुक गए और धरती हिला देने वाली गर्जना करने लगे। और उनके पीछे पीछे अनगिनत शक्तियां और अनगिनत लोग भी इस क्षण दंडवत हो गए। उनकी आंखों में गहरा असंतोष झलक रहा था। ये कमीने! यह दृश्य देखकर कविशा का सुंदर चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया और वह चिल्लाई, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम ड्रैगन मार्शल इच्छा शक्ति को धमका रहे हो? चूंकि ड्रैगन मार्शल इच्छा शक्ति ने यह निर्णय लिया है, तो स्वाभाविक रूप से इसके अपने कारण होंगे। क्या तुम ड्रैगन मार्शल इच्छा शक्ति की अवहेलना करने का साहस कर सकते हो? इसके अलावा तुम्हें कैसे पता कि फीनिक्स संप्रदाय ने ड्रैगन मार्शल महाद्वीप में कोई योगदान दिया है? अगर उन्होंने योगदान दिया है तो उन्हें अपना योगदान दिखाने दो। सरोज ने अचानक अपना सिर घुमाया। तुम? कविशा का खूबसूरत चेहरा बर्फ सा जम गया था, लेकिन वह इनकार नहीं कर सकी। उसकी पतली उंगली सरोज की ओर इशारा करते हुए बोली, यह बहुत शर्मनाक है कि तुम ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र की महाशक्ति हो और ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र की महाशक्तियों को सचमुच शर्मिंदा कर रही हो। सरोज के चेहरे पर ठंडक छा गई, लेकिन उसने आखिरकार कुछ नहीं कहा। पूरे ड्रैगन मार्शल महाद्वीप में शायद सिर्फ कविशा ही ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र की महाशक्ति से उसी साधना स्तर के लोगों के अलावा इस तरह बात करने की हिम्मत कर सकती थी। दरअसल कविशा का गुस्सा सिर्फ उनकी बदनामी के लिए नहीं था, बल्कि इसलिए भी था क्योंकि वह जानती थी कि सर्वोच्च दर्रा क्या दर्शाता है। एक ब्लेड पैलेस को एक बार सबसे मजबूत दर्रा मिला था, और इस मजबूत दर्रे का सबसे बड़ा फायदा यह था कि वह बिना किसी रुकावट के दानव अमर पवित्र क्षेत्र के आधे हिस्से को पार कर सकता था। पहले स्तर का दर्रा केवल 4वां हिस्से को ही पार कर सकता था। दूसरे स्तर का दर्रा दानव अमर पवित्र क्षेत्र के 3वां हिस्से में ही प्रवेश कर सकता था, जबकि 5वें स्तर का दर्रा केवल दानव अमर पवित्र क्षेत्र के किनारे पर ही घूम सकता था। सीधे शब्दों में कहें तो इसे दानव अमर पवित्र क्षेत्र में प्रवेश भी नहीं माना जाता था। हालांकि सर्वोच्च दर्रा बिना किसी रुकावट के पूरे दानव अमर पवित्र क्षेत्र को पार करने की अनुमति देता था। पूरे दानव अमर पवित्र क्षेत्र को पार करना, यह कैसी अवधारणा थी? किंवदंती के अनुसार दानव अमर पवित्र क्षेत्र कभी अनगिनत देव जाति के सदस्यों का निवास स्थान था। वे वहां रहते और प्रजनन करते थे। यदि कोई मध्य क्षेत्र में पहुंच जाता तो हवा की एक सांस भी उसकी साधना को बहुत बढ़ा देती। इन देव जाति के सदस्यों द्वारा छोड़ी गई वस्तुओं, साथ ही उनके द्वारा कभी की गई साधना, उनके द्वारा परिष्कृत की गई अमर गोली और उनके द्वारा की गई साधना तकनीक का तो जिक्र ही नहीं। इसके अलावा आखिरी बार वन ब्लेड पैलेस ने एक देव जाति के सदस्य के अवशेष भी देखे। वह एक विशालकाय व्यक्ति था जिसका शरीर इतना ऊंचा था कि उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। हालांकि अंततः उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। बस इसी अनुभव ने वन ब्लेड पैलेस के लोगों को यह एहसास दिलाया कि यह यात्रा सार्थक थी। इसलिए यदि फीनिक्स संप्रदाय सर्वोच्च मार्ग प्राप्त करके दानव अमर पवित्र क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसे निश्चित रूप से स्वर्ग विरोधी सौभाग्य प्राप्त होगा। यह सौभाग्य न केवल फीनिक्स संप्रदाय को प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित करेगा, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से वन ब्लेड पैलेस को भी लाभान्वित करेगा, क्योंकि फीनिक्स संप्रदाय मूल रूप से वन ब्लेड पैलेस के संरक्षण में था।
और अब जेड शून्य महल और अमर दाओ दरबार सहित ये 5 महान संप्रदाय फीनिक्स संप्रदाय को यह सर्वोच्च मार्ग प्राप्त करने से रोकना चाहते थे और चाहते थे कि ड्रैगन मार्शल इच्छा शक्ति उसे वापस ले ले। कविशा को गुस्सा क्यों न आए? कविशा न केवल क्रोधित था बल्कि आदिनाथ और वन ब्लेड पैलेस के सभी शिष्य भी क्रोध से भर गए थे। उन शिष्यों में से शायद कुछ कविशा की वजह से फीनिक्स संप्रदाय के प्रति उदासीन थे और शायद कुछ को दिव्य औषधि पर्वत पर देव ने बचाया था और फीनिक्स संप्रदाय के प्रति विशेष स्नेह रखते थे। लेकिन इस समय चाहे वे उदासीन थे या प्रिय, वे सभी जानते थे कि राजेंद्र, सरोज और अन्य लोगों द्वारा फीनिक्स संप्रदाय को रोकने का मतलब था कि वे वन ब्लेड पैलेस को रोक रहे थे। ड्रैगन मार्शल विल, हमारा मानना है कि फीनिक्स संप्रदाय में यह सर्वोच्च दर्रा प्राप्त करने की योग्यता है और हमें आशा है कि ड्रैगन मार्शल विल हमारे साथ उचित व्यवहार करेगी। आदिनाथ ने इस समय एक घुटने पर झुककर सम्मानपूर्वक कहा। आदिनाथ, तुम? सरोज ने तुरंत गुस्सा दिखाया जब आदिनाथ ने उसे रोक दिया। हालांकि आदिनाथ ने अचानक ऊपर देखा और ठंडे स्वर में कहा, सरोज, तुम लोगों को अपना मुंह बंद रखना चाहिए। मैं किसी को मारना नहीं चाहता, मुझे अपना ब्लेड निकालने के लिए मजबूर मत करो। हम सरोज साफ तौर पर आदिनाथ से सावधान था, इसलिए उसने ठंडी सांस ली और कहा, अब और नहीं। वन ब्लेड पैलेस के शिष्य, जिनमें कविशा भी शामिल था, भी इस समय घुटने टेककर ड्रैगन मार्शल विल से अनुरोध कर रहे थे कि वह वर्तमान निर्णय के अनुसार फीनिक्स संप्रदाय को सर्वोच्च अधिकार प्रदान करे। मेरा अंबर परिवार भी मानता है कि फीनिक्स संप्रदाय की शक्ति और संप्रदाय गुरुदेव के चरित्र के साथ वह इस सर्वोच्च अधिकार को प्राप्त करने में पूरी तरह सक्षम है। हमें उम्मीद है कि ड्रैगन मार्शल विल हमारे साथ उचित व्यवहार करेगी। अंबर परिवार में ड्रैगन सॉवरेन क्षेत्र के विशेषज्ञ गौतम भी इस समय आगे आए, जिससे अंबर परिवार के सदस्य एक साथ घुटने टेकने लगे। हालांकि यह अज्ञात था कि देव का रंजना द्वारा समीक्षा की हत्या के बारे में दिया गया पूर्व कथन सत्य था या असत्य। रंजना के अंबर परिवार में लौटने की अनिच्छा से यह स्पष्ट था कि इसके सत्य होने की 80% संभावना थी। इसके अलावा पहले चरण के बाद अंबर परिवार के पास लगभग कोई नहीं बचा था। फिर भी देव ने 300 संतों की खोपड़ियां निकाली, जिससे अंबर परिवार पहले चरण में चौथे स्थान पर रहा, संगति परिवार के साथ संयुक्त रूप से। यह अकेला एक बहुत बड़ा उपकार था। इस बार अंबर परिवार को फीनिक्स संप्रदाय की मदद करने के लिए पर्याप्त देव के इस दावे का कि 300 संतों की खोपड़ियां समीक्षा ने प्राप्त की थीं और उन्हें निकालने का काम देव को सौंपा था, कोई भी इस पर विश्वास नहीं करेगा, भले ही वह इसके बारे में सोचे। गौतम जानता था कि अंबर परिवार की कीमत कितनी है। वन ब्लेड पैलेस को भी केवल 200 से ज्यादा संतों की खोपड़ियां ही मिली थीं, तो क्या अंबर परिवार को 300 मिलेंगी? यह बस एक सपना था। यह सब देव द्वारा समीक्षा के चेहरे का ख्याल रखते हुए अंबर परिवार की मदद करने का मामला था। मेरा स्टार्क परिवार यह नहीं मानता कि फीनिक्स संप्रदाय ने ड्रैगन मार्शल महाद्वीप में कोई योगदान नहीं दिया है, अन्यथा ड्रैगन मार्शल इच्छा सर्वोच्च मार्ग प्रदान नहीं करती। अमनदीप ने स्टार्क परिवार के सदस्यों को एक घुटने पर झुककर दंडवत प्रणाम करने के लिए प्रेरित किया। हमें उम्मीद है कि ड्रैगन मार्शल इच्छा हमारे साथ उचित व्यवहार करेगी। मेरा संगति परिवार भी यही मानता है और हमें उम्मीद है कि ड्रैगन मार्शल इच्छा हमारे साथ उचित व्यवहार करेगी। भाई अनमोल और आयुष भी भावुक स्वर में बोले। उनके पीछे संगति परिवार के विशेषज्ञों ने गहरी भौहें चढ़ाई। वे मूल रूप से इसलिए असंतुष्ट थे क्योंकि आयुष ने गुप्त रूप से 7 क्षेत्रों के दिव्य पर्वत को खोल दिया था, जिससे उनका गुस्सा फीनिक्स संप्रदाय पर निकल रहा था। लेकिन इस समय चूंकि अनमोल और आयुष संगति परिवार के कुलपिता के पुत्र होने के नाते पहले ही ऐसा कह चुके थे, उनके पास मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।
मेरा वर्षावन संप्रदाय नहीं, मेरा सिंह परिवार भी मानता है। निर्मल एक कठोर धार्मिकता से भरे भाव के साथ सामने खड़ा था। उसके पीछे जसराज का भाव क्रोधित हो गया। उसने बहुत देर तक निर्मल की ओर इशारा किया, लेकिन अंततः कुछ नहीं कहा। उसने बस हाथ हिलाकर सिंह परिवार के सदस्यों को घुटने टेकने के लिए कहा, ताकि निर्मल को बाहर निकलने का रास्ता मिल सके। निर्मल के घुटने टेकने के बाद उसने अचानक देव की ओर देखा और मुस्कुराया। संप्रदाय गुरुदेव, हालांकि आपने मुझे बेच दिया, मैं आपसे नफरत नहीं करता। मुझे बस उम्मीद है कि जब मैं फीनिक्स संप्रदाय में शामिल होऊंगा तो आप मुझे मना नहीं करेंगे। देव ने एक गहरी सांस ली, निर्मल की ओर देखा और गंभीरता से कहा, इसके बाद मैं 3 महान सेनाओं की स्थापना करूंगा। अगर आप सचमुच इसमें शामिल होने के इच्छुक हैं तो मैं आपको कोर कमांडर का पद दूंगा। यह सौदा पक्का है। निर्मल की आंखें चमक उठीं और वह तुरंत उत्साहित हो गया। उसने खुद कभी नहीं सोचा था कि इस पल उसकी मदद से उसे इतना बड़ा इनाम मिलेगा। फीनिक्स संप्रदाय की 3 महान सेनाएं कम से कम 5 महान दिव्य रक्षक रेजिमेंटों के बराबर तो होंगी ही, और उसने 5 महान दिव्य रक्षक रेजिमेंटों की ताकत को खुद देखा था। कोर कमांडर बनना उसके जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य होगा। और सिंह परिवार के सदस्यों को भी, खासकर जसराज को, देव से इतना बड़ा वादा करने की उम्मीद नहीं थी। उसने पहले सोचा था कि उसका बेटा वादा खिलाफी कर रहा है, बेचा जा रहा है, फिर भी उसी का अनुसरण करना चाहता है जिसने उसे बेचा था। लेकिन अब उसे लगा कि ड्रैगन की सैन्य इच्छा के आगे घुटने टेकना सचमुच इसके लायक था। चाहे वह कोई भी हो, चाहे कोई भी शक्ति हो, उन्हें यह स्वीकार करना ही था कि इस समय फीनिक्स संप्रदाय एक ऐसे स्तर पर पहुंच गया था जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। और ऐसी बहुत कम शक्तियां थीं जो इस स्तर तक पहुंच सकती थीं। 13 परिवारों की गिनती हुई, 9 स्वर्ग मीनार की गिनती हुई, महासंप्रदायों की गिनती हुई, 3 महान व्यापारी संघों की गिनती हुई, प्रथम श्रेणी के संप्रदायों की गिनती नहीं हुई। फीनिक्स संप्रदाय में शामिल होना और कोर कमांडर बनना पहले से ही सर्वोच्च सम्मान था। कई सेनाएं घुटने टेक गईं, कुछ 5 महासंप्रदायों की मदद कर रही थीं, कुछ फीनिक्स संप्रदाय के लिए बोल रही थीं। हालांकि यह स्पष्ट था कि ज्यादा लोग पूर्व की मदद कर रहे थे, आधे से ज्यादा चौक के लोग घुटने टेक रहे थे, जबकि केवल 1 दर्जन या तो फीनिक्स संप्रदाय की मदद कर रहे थे। और देव ने इन दर्जन भर ताकतों को अपने दिल में बसा रखा था। कुछ ऐसे भी थे जो तटस्थ रहे, जैसे ताइपिंग संप्रदाय और आत्मा परिवर्तन मंडप। उन्होंने न तो फीनिक्स संप्रदाय की मदद की और न ही 5 महासंप्रदायों की। आत्मा परिवर्तन मंडप और ताइपिंग संप्रदाय के लिए देव ने पूरी तरह से उम्मीद छोड़ दी थी। आत्मा परिवर्तन मंडप के शिष्यों को जाने देने की दयालुता को आत्मा परिवर्तन मंडप ने कभी याद नहीं किया, और ताइपिंग संप्रदाय की राजकुमारी माही के साथ दोस्ती करने की बात दीपेश की हत्या के बाद माही ने भुला दी। देव ने पहले माही के चेहरे के लिहाज से एक बार दीपेश को जाने दिया था, लेकिन वह खुद मौत चाहता था और देव उसकी इच्छा पूरी करने में नाकाम नहीं हो सका। कुल मिलाकर देव गलत नहीं था। अगर कोई गलती थी तो वो ये कि फीनिक्स संप्रदाय उनकी नज़र में इतना मजबूत नहीं था, इतना योग्य नहीं था कि वे इस दयालुता को याद रख सकें और उनसे दोस्ती कर सकें। देव को उन ताकतों की याद थी जिन्होंने उसकी मदद की थी, और उसे वो भी याद थे जिन्होंने उसकी मदद नहीं की थी, और उससे भी ज्यादा वो लोग जिन्होंने उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। वह इन लोगों को कभी नहीं भूलेगा। उसने बहस नहीं की, बस अपनी जगह पर खड़ा रहा, न तो सर्वोच्च मार्ग के लिए प्रयास किया, न ही लाल मुंह करके अमर दांव दरबार और इन महासंप्रदायों को उसकी निंदा करने के लिए कोसा। ऐसा नहीं था कि वह मानता था कि न्याय लोगों के दिलों में बसता है,
बल्कि वह जानता था कि अगर ड्रैगन मार्शल इच्छा सचमुच निष्पक्ष होती तो वह सरोज और उनकी बातों को नहीं सुनती, और अगर यह अनुचित होती तो चाहे वह कितना भी कुछ कहे या उसका बचाव कितना भी तर्कसंगत क्यों न हो, वह फिर भी बेकार होता। वह इंतजार कर रहा था, ड्रैगन मार्शल इच्छा के फैसले का इंतजार कर रहा था। सरोज और बाकी लोग भी इंतजार कर रहे थे, यह देखने के लिए कि क्या उनके प्रयासों का फल मिलेगा। अनगिनत लोग इंतजार कर रहे थे। और अजीब बात यह थी कि ड्रैगन मार्शल विल, जिसे पास जारी करने के तुरंत बाद गायब हो जाना चाहिए था, अभी भी शून्य क्षेत्र में मंडरा रहा था, नीचे देख रहा था, मानो विचार कर रहा हो। जब तक वह गायब नहीं हुआ, किसी ने उठने की हिम्मत नहीं की। लगभग 10 मिनट इसी तरह बीत गए और फिर ड्रैगन मार्शल विल आखिरकार हिली। उसका मुंह खुला और उसने मानवीय शब्दों में एक वाक्य कहा, क्या आपको लगता है कि फीनिक्स संप्रदाय सर्वोच्च पास प्राप्त करने के योग्य नहीं है? ये शब्द स्पष्ट रूप से सरोज, राजेंद्र और उन शक्तियों के लिए थे जो 5 महासंप्रदायों की सहायता कर रही थीं। यह सुनकर वे पहले तो दंग रह गए, यह जानकर चौंक गए कि ड्रैगन मार्शल विल सचमुच बोल सकती है, और फिर उनके दिल बैठ गए, उनके भीतर एक बुरा पूर्वाभास जाग उठा। उन्हें भी ऐसा ही लगा, और सरोज, राजेंद्र और अन्य ड्रैगन संप्रभु क्षेत्र के विशेषज्ञों के रूप में उनके अंतर्ज्ञान में और भी अधिक प्रबलता थी। उन 5 ने थोड़ा सिर उठाया, एक दूसरे को देखा, मानो कोई निर्णय ले लिया हो, और फिर खुद को संभालते हुए कहा, हाँ, हमारा मानना है कि फीनिक्स संप्रदाय इस सर्वोच्च पास को प्राप्त करने के योग्य नहीं है। तुम्हारा नाम क्या है? ड्रैगन मार्शल विल ने सरोज को घूरा। इस तरह घूरे जाने पर सरोज की खोपड़ी में झुनझुनी हुई और उसकी पीठ पर ठंडा पसीना बहने लगा, लेकिन फिर भी उसने दांत पीसते हुए कहा, जूनियर सरोज, कृपया मुझे निर्देश दें। ड्रैगन मार्शल विल, आपने सबसे पहले आपत्ति जताई थी। आप बोलिए। आपको क्यों लगता है कि फीनिक्स संप्रदाय योग्य नहीं है? ड्रैगन मार्शल विल ने सहजता से, बिल्कुल मानवीय भाव से बोलना जारी रखा। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ कोई व्यक्ति बोल रहा हो, कोई ड्रैगन नहीं, कोई मायावी ड्रैगन तो बिल्कुल नहीं। सबसे पहले, यह संप्रदाय प्रतियोगिता है। इस बिंदु पर ड्रैगन मार्शल विल ने सरोज को बीच में ही टोक दिया। आपको रैंकिंग के बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं कि फीनिक्स संप्रदाय तीनों राउंड में और समग्र रैंकिंग में प्रथम था। मैंने कभी नहीं कहा कि प्रथम रैंक वाले को केवल लेवल 1 पास मिलेगा, नहीं, मैंने यह कहा कि 100वें रैंक वाले को केवल लेवल 5 पास मिलेगा। हाँ, जूनियर स्वाभाविक रूप से यह जानता है, सरोज ने कहा। सरोज एक पल के लिए चुप रहा, फिर बोला, हालांकि जूनियर पूछना चाहता है, क्या यह सच है कि पास जारी करने का आपका विचार ड्रैगन मार्शल महाद्वीप में प्रत्येक बल के योगदान और उसके भविष्य के विकास की क्षमता पर आधारित है? यह सच है, ड्रैगन मार्शल ने सिर हिलाया। सचमुच? सरोज ने मन ही मन उपहास किया, आत्मविश्वास बढ़ता गया, और उसकी आवाज अब उतनी कांपती नहीं थी। तो जूनियर जानना चाहता है, फीनिक्स संप्रदाय ने ड्रैगन मार्शल महाद्वीप में क्या योगदान दिया है? क्या यह मेरे अमर दाओ दरबार द्वारा ड्रैगन मार्शल महाद्वीप में दिए गए योगदान से ज्यादा है? क्षमता की तो बात ही छोड़िए, सिर्फ योगदान के आधार पर जूनियर को लगता है कि वह सर्वोच्च पास पाने के योग्य नहीं है। जूनियर भी सहमत है, राजेंद्र ने कहा। शरत और बाकी तीनों समझ गए और तुरंत बोले, जूनियर भी ऐसा ही सोचता है। हम सब ऐसा ही सोचते हैं। किसी और के नेतृत्व में बाकी सेनाएं आत्मविश्वास और दृढ़ विश्वास के साथ बोली, ये लोग योगदान की बात कर रहे हैं। अनमोल, निर्मल और बाकी सभी चिंतित दिख रहे थे। फीनिक्स संप्रदाय की स्थापना को 10 साल से भी कम समय हुआ था, इसका क्या योगदान हो सकता है?
स्टार्क परिवार के किसी व्यक्ति ने भी चिंता व्यक्त की, लेकिन अमनदीप ने एक ध्वनि संदेश भेजा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ड्रैगन मार्शल इच्छाशक्ति। ड्रैगन मार्शल महाद्वीप की आंखें हैं। यह सब कुछ जानती है जो हुआ है, अन्यथा यह फीनिक्स संप्रदाय को सर्वोच्च अधिकार नहीं देती। महापुरुष, क्या आपका मतलब है? फीनिक्स संप्रदाय ने सचमुच उत्कृष्ट योगदान दिया है, एक जूनियर ने पूछा। हालांकि मुझे नहीं पता कि यह योगदान क्या है, लेकिन निश्चित रूप से एक योगदान है, अमनदीप ने आत्मविश्वास से कहा। वन ब्लेड पैलेस में आदिनाथ के चेहरे पर बर्फ जमी हुई थी। वह चाहता था कि वह सरोज और अन्य को एक ही ब्लेड से चीर सके। अंकल फॉर्क, चिंता मत करो। कविशा ने अचानक एक ध्वनि संदेश भेजा। अगर हम वास्तव में योगदान की बात कर रहे हैं, तो शायद मेरा वन ब्लेड पैलेस भी फीनिक्स संप्रदाय की बराबरी नहीं कर सकता। सचमुच? आदिनाथ दंग रह गया। जल्दी बताओ, उन्होंने क्या योगदान दिया है? जरा रुको और सुनो। ड्रैगन मार्शल उन बूढ़ों को बताएगा, कविशा ने आत्मविश्वास से कहा। जब वे बात कर रहे थे, ड्रैगन मार्शल ने अचानक अपना ड्रैगन मुंह खोला और धुंध का एक बादल छोड़ा। यह धुंध तेजी से बदल गई और अंततः एक पर्दा बन गई। पर्दे पर एक दृश्य दिखाई दिया। उस दृश्य में धुंध में लिपटी एक विशाल शहर की दीवार थी। इस शहर की दीवार के अंदर एक संप्रदाय प्रतीत हो रहा था, और इस शहर की दीवार के बाहर असीम रक्तलाल क्रूर आकृतियां थीं। ये आकृतियां वास्तव में अलौकिक राक्षस थीं। शहर की दीवार पर हजारों आकृतियां खड़ी थीं। ये आकृतियां बेहद जानी पहचानी थीं। वे कोई और नहीं बल्कि फीनिक्स संप्रदाय थे, जो चौक से ज्यादा दूर नहीं खड़ा था और एक शब्द भी नहीं बोला था। यह दृश्य देखकर सभी स्तब्ध रह गए। वे बिना पलक झपकाए स्क्रीन पर एकटक देखते रहे, यह देखने के लिए उत्सुक थे कि आगे क्या होगा। और स्क्रीन पर देव और अन्य लोगों ने उन्हें निराश नहीं किया। उन्होंने इन हजारों आकृतियों को एक साथ निडर होकर उन अलौकिक राक्षसों की ओर दौड़ते देखा। दोनों पक्षों में सीधा टकराव हुआ, या तो तुम्हारी मौत थी या मेरी जान। इस बिंदु पर छवि गायब हो गई, और जब वह फिर से प्रकट हुई तो वह एक अलग दृश्य था। हालांकि इस दृश्य में अभी भी फीनिक्स संप्रदाय को अलौकिक राक्षसों से लड़ते हुए दिखाया गया था, लेकिन जिस समय यह घटित हुआ वह निश्चित रूप से पहले से अलग था। छवियां बार बार गायब और फिर प्रकट हुईं। हर बार फीनिक्स संप्रदाय के लोग अलौकिक राक्षसों का वध कर रहे थे। हर बार यह एक खूनी युद्ध था, ब्लेडों का पहाड़ और आग का समुद्र। छवियों में कई विशाल आकृतियां भी दिखाई दीं। वे छद्म सम्राट थे, यानी दिव्य श्रेणी के अलौकिक राक्षस। अनगिनत चमकों के बाद चौक में मौजूद सभी लोग पूरी तरह से स्तब्ध होकर सांस रोककर बैठ गए। वे छवियों की आवाजें तो नहीं सुन पा रहे थे, लेकिन वे कल्पना कर सकते थे कि वे कैसी जबरदस्त युद्ध घोषणाएं थीं। उन्होंने देव को अपने बच्चे को अलौकिक राक्षसों के झुंड में फेंकते हुए भी देखा। यह उसके बच्चे के लिए एक तरह का प्रशिक्षण था। उन सभी ने खुद से पूछा, अगर यह उनका अपना संप्रदाय होता तो क्या वे इतनी बेतहाशा कोशिश से लड़ते? क्या वे अपने बच्चों को प्रशिक्षण के लिए अलौकिक राक्षसों के सामने फेंकते? क्या वे अपने संप्रदाय के शिष्यों को अलौकिक राक्षसों द्वारा मारे जाते हुए बिना कोई प्रतिक्रिया दिए पहले की तरह ही चलते हुए देखते? जवाब था नहीं, बिल्कुल नहीं। इस समय अनगिनत निगाहें एक बार फिर फीनिक्स संप्रदाय की ओर मुड़ गईं, लेकिन इस बार यह पहले से बिल्कुल अलग था। जिसने भी देखा उसने सम्मान, प्रशंसा, श्रद्धा और आश्चर्य व्यक्त किया। उन्हें अब जाकर एहसास हुआ कि फीनिक्स संप्रदाय सचमुच भाग्य पर निर्भर नहीं था, बल्कि अपनी ताकत से ही आज तक कदम दर कदम आगे बढ़ा है। फीनिक्स संप्रदाय के सभी पुरुष अडिग, रक्तरंजित नायक थे।
फीनिक्स संप्रदाय की सभी महिलाएं ऐसी नायिकाएं थीं जो किसी के आगे नहीं झुकीं। फीनिक्स संप्रदाय और अलौकिक दानवों ने 83 दिनों तक लगातार युद्ध किया, हर दिन 8 घंटे से ज्यादा युद्ध किया और 1 करोड़ से ज्यादा अलौकिक दानवों का वध किया। ड्रैगन मार्शल इच्छाशक्ति ने इस समय कहा। उसकी नजर सरोज, राजेंद्र और अन्य लोगों पर टिकी हुई थी और उसने शांति से कहा, क्या यह योगदान पर्याप्त है? सरोज और अन्य लोगों को इस समय खून की उल्टी होने लगी। उन्हें कैसे पता था कि फीनिक्स संप्रदाय का इतिहास इतना खूनी रहा है? तुम्हें एक छठे दर्जे के संप्रदाय को अपने संप्रदाय में शांति से रहना चाहिए था। तुम बाहर जाकर अलौकिक राक्षसों का वध क्यों कर रहे थे? क्या तुम्हें लगता है कि तुम भगवान हो? राजेंद्र और बाकी लोगों ने मन ही मन यह बात कही। मैं तुमसे एक सवाल पूछ रहा हूं। सरोज और बाकी लोगों को चुप देखकर ड्रैगन मार्शल ने फिर से आक्रामक स्वर में आवाज उठाई। उसे फिर से परेशानी खड़ी करने दो, कविशा ने संतोष से कहा। स्टार्क परिवार, संगति परिवार और फीनिक्स संप्रदाय की मदद करने वाली अन्य ताकतें इस क्षण बेहद प्रसन्नता से उपहास कर रही थीं। उन्होंने शुरू में सोचा था कि कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन उन्होंने फीनिक्स संप्रदाय को ऐसा अनुभव होने की उम्मीद नहीं की थी, जिसके कारण एक निर्णायक वापसी हुई और सरोज और बाकी लोग अवाक रह गए। अगर आपको लगता है कि यह पर्याप्त नहीं है, तो मैं आपको एक और दृश्य दिखा सकता हूं। ड्रैगन मार्शल ने फिर से बात की, छवि गायब हो गई और फिर प्रकट हुई। हालांकि इस बार यह प्राचीन युद्ध क्षेत्र में देव और अन्य लोगों का दृश्य था। वह दृश्य ठीक उसी समय का था जब उनका सामना चांगान पर्वत द्वार के लोगों से हुआ था। उस समय चांगान पर्वत द्वार के लोगों ने अपने विश्वासघात का पूरी तरह से पर्दाफाश कर दिया था और बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने देव और अन्य लोगों से लड़ने के लिए अलौकिक राक्षसों की शक्ति का इस्तेमाल किया और अंततः देव और अन्य लोगों द्वारा मारे गए। और यह दृश्य देखकर चांगान पर्वत द्वार के चेहरे एकदम बदल गए। उन्होंने सोचा था कि उनके विश्वासघात के बारे में किसी को पता नहीं है, लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि ड्रैगन की मार्शल इच्छाशक्ति ने सब कुछ देख लिया है और आज यह पूरी तरह से उजागर हो गया। चारों ओर से अनगिनत निगाहें चांगान पर्वत द्वार की ओर मुड़ गईं और उसी क्षण एक आश्चर्यजनक हत्या का इरादा भड़क उठा। सरोज, राजेंद्र, तुम कमीने! चांगान पर्वत द्वार के बीच एक बूढ़ा आदमी यह देखकर कि मामला अब और नहीं छिप सकता, तुरंत भयंकर रूप से दहाड़ा। मुझे लगता है कि तुम सब बेकार हो और तुम्हारे पास करने के लिए कुछ नहीं है। हमेशा इसी तरह की मुसीबत की तलाश में रहते हो। तुम मेरी राक्षसी सेना के अच्छे कामों को बर्बाद करने की हिम्मत करते हो। जब मेरी राक्षसी सेना आएगी तो सबसे पहले तुम ही मारे जाओगे। उन्हें पकड़ो! राजेंद्र तुरंत चिल्लाया। ऐसा इसलिए नहीं था कि वह सचमुच गद्दारों से नफरत करता था, बल्कि इसलिए कि वह इस मौके का इस्तेमाल ड्रैगन मार्शल विल के सामने अपनी धाक जमाने के लिए करना चाहता था। सिर्फ वह ही नहीं, बल्कि दूसरी ताकतें भी यही चाहती थीं। सभी कार्रवाई करके चांगान पर्वत द्वार के लोगों को बंदी बनाना चाहती थीं। अभी के लिए उन्हें छोड़ दो। ड्रैगन मार्शल विल ने अपना पंजा हिलाया और एक पारदर्शी प्रकाश अवरोध तुरंत नीचे आ गया। यह अवरोध बहुत पतला लग रहा था, लेकिन इसने चांगान पर्वत द्वार से सभी को, यहां तक कि दहाड़ते हुए ड्रैगन सम्राट क्षेत्र के बूढ़े व्यक्ति को भी सीधे घेर लिया। मैंने उन्हें पकड़ लिया है। उनसे कैसे निपटना है, इस पर बाद में चर्चा की जाएगी। अब हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या फीनिक्स संप्रदाय सर्वोच्च मार्ग प्राप्त करने के योग्य है। ड्रैगन मार्शल इच्छाशक्ति ने कई शक्तियों की गतिविधियों को बाधित करते हुए और राजेंद्र और अन्य लोगों की दिखावे की इच्छा को भी बाधित किया। पहला, फीनिक्स संप्रदाय ने अनगिनत अलौकिक राक्षसों का वध किया है।
दूसरा, फीनिक्स संप्रदाय ने गद्दारों का पता लगाया है। क्या ये दो योगदान पर्याप्त हैं? ड्रैगन मार्शल विल की आवाज अब भी उतनी ही शांत थी, लेकिन भीड़ के दिलों में ऐसा लग रहा था कि जैसे जैसे उसके शब्द बोले जा रहे थे, उसका स्वर धीरे धीरे ठंडा होता जा रहा था। और आप अमर दाओ दरबार, जेड शून्य महल, तलवार अमर मकबरा, विशाल द्वीप, युद्ध देव संप्रदाय, सभी महासंप्रदायों ने हमेशा ड्रैगन मार्शल लोगों की रक्षा करने का दिखावा किया है। फिर भी जब ड्रैगन मार्शल आपदा आई, तो आपने अपने संप्रदायों को सील कर दिया, बाहर हो रही क्रूरताओं के प्रति उदासीन रहे, ड्रैगन मार्शल लोगों को दुहक और विलाप में छोड़ दिया। क्या आपको लगता है कि फीनिक्स संप्रदाय की तुलना में इस सर्वोच्च दर्रे को प्राप्त करने के लिए कौन अधिक योग्य है? ड्रैगन मार्शल विल के शब्द तीखे थे, हर एक दिल को भेद रहा था। इस समय न केवल राजेंद्र, सरोज और अन्य, बल्कि आदिनाथ और फीनिक्स संप्रदाय के अलावा सभी सेनाएं भी अवाक थीं। अब आप बताओ, क्या वे योगदान के मामले में सर्वोच्च दर्रा प्राप्त करने के योग्य हैं? ड्रैगन मार्शल विल ने पूछा। सरोज को सचमुच खून थूकने जैसा महसूस हुआ। उसका चेहरा उदास था और एक लंबी चुप्पी के बाद उसने आखिरकार एक शब्द कहा, हाँ। और तुम? ड्रैगन मार्शल विल ने फिर राजेंद्र और अन्य लोगों की ओर देखा। उसकी नजर उन सभी ताकतों पर पड़ी जो फीनिक्स संप्रदाय को सर्वोच्च दर्रा प्राप्त करने का विरोध कर रही थीं। हाँ, राजेंद्र बोला। हाँ, शरक बोला। हाँ, 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 निसर्ग। इस समय सभी मुश्किल से बोल रहे थे, हालांकि वे अभी भी अपने दिलों में आश्वस्त नहीं थे। ड्रैगन मार्शल विल ने पहले ही ठोस सबूत पेश कर दिए थे। अगर वे अभी भी बहस करते, तो वे सचमुच ड्रैगन मार्शल विल के साथ मुसीबत मोल ले रहे होते। यह निस्संदेह मौत की तलाश होगी। हाँ हाँ हाँ, संप्रदाय गुरु, यह तो बिल्कुल वापसी है। ईशान हंसा दिल से, लेकिन आखिरकार इतने सारे लोगों के सामने उसकी हंसी केवल एक आवाज संचरण थी। देव ने अपनी नाक रगड़ी और कहा, हमने इतने अच्छे काम किए हैं? मुझे भी कैसे पता नहीं। ड्रैगन मार्शल विल, मैं अभी अभी अपने आवेगपूर्ण निर्णय के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। मैं अपनी पिछली बात वापस लेता हूँ। अचानक एक बल का प्रतिनिधि बोला। वह खड़ा नहीं हुआ, बल्कि बोला, मेरा मानना है कि फीनिक्स संप्रदाय इस सर्वोच्च दर्रे को प्राप्त करने के योग्य है। उनकी शक्ति हमें चकित करती है, उनका साहस हमें प्रेरित करता है, और उनकी उपलब्धियां हमें शर्मिंदा करती हैं। आज से पहले हम शायद भूल गए होते कि हम अभी भी ड्रैगन मार्शल महाद्वीप के लोग हैं, और अलौकिक दानव ही असली आक्रमणकारी हैं। जैसे ही यह व्यक्ति बोला, अन्य बल, जिन्होंने पहले 5 महासंप्रदायों की मदद की थी, उनमें से अधिकांश ने इस समय अपनी निष्ठा फीनिक्स संप्रदाय की ओर मोड़ते हुए बात की। देव को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उसके लिए जिन लोगों ने शुरू से ही फीनिक्स संप्रदाय का साथ दिया था, वे ही जरूरत के समय मदद करते थे, जबकि इन लोगों को अंत में केक पर आइसिंग लगाने के समान ही माना जा सकता था, या उससे भी कम। यह कहने की जरूरत नहीं थी कि किसे ज्यादा याद रखा जाएगा, जरूरत के समय मदद करना या केक पर आइसिंग लगाना। भले ही उन्होंने अभी फीनिक्स संप्रदाय की मदद की हो, देव उनका कोई एहसानमंद नहीं होगा। चूंकि आपने पहले ही स्वीकार कर लिया है, इसलिए हम योगदान की बात छोड़कर क्षमता पर चर्चा करेंगे। ड्रैगन मार्शल विल फीनिक्स संप्रदाय की मदद करने के लिए दृढ़ लग रहा था, और अब सरोज को घूरते हुए बोला, क्षमता की बात करें तो यह मामला और भी सरल है। आपके अमर दाओ दरबार को आपके संप्रदाय की स्थापना से लेकर एक प्रथम श्रेणी के संप्रदाय बनने तक कितना समय लगा? 2-3 हजार साल। सरोज का दिल धड़क उठा, मानो उसे पहले से ही अंदाजा हो कि ड्रैगन मार्शल विल क्या कहने वाली है।
विशाल द्वीप के बारे में क्या? ड्रैगन मार्शल विल ने फिर रमा की ओर देखा। 2200 साल, रमा ने दांत पीसते हुए कहा। डेड वॉयड पैलेस का जिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बाहरी हो। सच कहूं तो तुम ड्रैगन मार्शल महाद्वीप के लोगों में भी नहीं गिने जाते। अगर मैं सचमुच गंभीर होता तो मैं तुम्हें दानव अमर पवित्र क्षेत्र में प्रवेश करने का मौका भी नहीं देता, ड्रैगन मार्शल विल ने कहा। राजेंद्र के हाव भाव अचानक बदल गए, लेकिन उसने कुछ और कहने की हिम्मत नहीं की। फीनिक्स संप्रदाय को प्रथम श्रेणी का संप्रदाय बनने में 10 साल लगे। ड्रैगन मार्शल विल ने शांति से कहा। अमर दाओ दरबार को 2000 साल लगे, विशाल द्वीप को 2200 साल लगे। अगर मुझे ठीक से याद है तो जब युद्ध देवता संप्रदाय और तलवार अमर मकबरा अपने संप्रदायों की स्थापना से प्रथम श्रेणी के संप्रदाय बनने तक पहुंचे, तो इसमें भी कम से कम 2000 साल लगे। क्या मैं सही हूं? यह सही है, निसर्ग और शरत ने एक साथ कहा। फीनिक्स संप्रदाय को 7 साल लगे। ड्रैगन मार्शल ने कहा, आप सभी को मेरी बात समझ आनी चाहिए, है ना? समझे? बकवास, बिल्कुल, मैं समझ गया। मैं इसे बहुत अच्छी तरह समझता हूं। वन ब्लेड पैलेस और जेड वॉयड पैलेस को छोड़कर, जो मूल रूप से ड्रैगन मार्शल महाद्वीप से संबंधित नहीं थे, बाकी सभी सुपर सेक्स को प्रथम श्रेणी के सेक्स बनने में कम से कम 2 सहस्राब्दी लगे। और फीनिक्स सेक्ट को तो बस 7 साल लगे। एक दूसरे की तुलना में एक धरती जैसा है, दूसरा स्वर्ग जैसा। इनकी तुलना कैसे हो सकती है? सबसे तेज वन ब्लेड पैलेस को भी 30 साल लगे, जो फीनिक्स सेक्ट से 4 गुना ज्यादा है। गति के मामले में अंतर अभी भी बहुत बड़ा है। क्या मुझे क्षमता के बारे में और कुछ कहने की जरूरत है? ड्रैगन मार्शल विल ने शांति से कहा। सरोज और अन्य लोग पूरी तरह से अवाक थे, लेकिन उनके मन में अभी भी अविश्वास था, क्योंकि उनके मन में हालांकि फीनिक्स संप्रदाय को वन ब्लेड पैलेस द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्रथम श्रेणी के संप्रदाय के रूप में मान्यता दी गई थी, फीनिक्स संप्रदाय की असली ताकत अभी तक प्रथम श्रेणी के संप्रदाय के स्तर तक पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं थी। अगर आपको अभी भी विश्वास नहीं है तो आप सीधे बात कर सकते हैं, ड्रैगन मार्शल विल ने फिर कहा। बहुत से लोग चुप रहे। चाहे वे दिल से तैयार हों या नहीं, वे सभी जानते थे कि ड्रैगन मार्शल विल जानबूझकर फीनिक्स संप्रदाय का पक्ष ले रही थी। हालांकि उन्हें पता नहीं था कि क्यों यह उन्हें पीछे हटने से नहीं रोक सका। जहां तक सरोज, राजेंद्र, शरत और अन्य लोगों की बात है, एक दूसरे को देखने के बाद सभी ने दांत पीस लिए। केवल सरोज ने कहा, ड्रैगन मार्शल विल, फीनिक्स संप्रदाय की विकास दर वास्तव में बहुत तेज है, लेकिन इस जूनियर को नहीं लगता कि प्रथम श्रेणी के संप्रदाय के रूप में उनका खिताब वास्तव में योग्य है, क्योंकि हर प्रथम श्रेणी के संप्रदाय की देखरेख एक ड्रैगन सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ करता है, लेकिन फीनिक्स संप्रदाय की नहीं। यहाँ तक कि सुबलियाओ, उनके संप्रदाय गुरु के रूप में, केवल एक प्रारंभिक चरण के ड्रैगन देव क्षेत्र हैं। वास्तव में, राजेंद्र ने यह भी कहा, ड्रैगन सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ के बिना एक संप्रदाय, चाहे उसकी शक्ति कितनी भी प्रबल क्यों न हो, उसे प्रथम श्रेणी का संप्रदाय नहीं कहा जा सकता। भविष्य में एक सुपर संप्रदाय के स्तर तक पहुंचने की तो बात ही छोड़ दें। ड्रैगन मार्शल इच्छा अचानक शांत हो गई, और उसकी खामोशी ने वहां मौजूद अनगिनत लोगों के दिलों में एक झटका महसूस कराया, और सरोज और अन्य लोगों के दिलों में उपहास को फिर से जगा दिया। आपने बहुत कुछ कह दिया। क्या आप सचमुच चाहते हैं कि मैं इस सर्वोच्च पास को वापस ले लूं? क्या यह सही है? एक क्षण बाद ड्रैगन मार्शल इच्छा आखिरकार बोली, ऐसा नहीं है कि हम आपके निर्णय से असंतुष्ट हैं, लेकिन फीनिक्स संप्रदाय के पास वास्तव में इस सर्वोच्च पास को प्राप्त करने की योग्यता नहीं है, सरोज ने गहरी आवाज में कहा। बकवास।
आदिनाथ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वह चिल्लाया, सरोज, इस सर्वोच्च पास को पाने के लिए सिर्फ तुम ही योग्य हो, है ना? अगर तुम योग्य हो तो इस संप्रदाय प्रतियोगिता में तुमने कुछ खास क्यों नहीं किया? अगर तुम योग्य हो तो फीनिक्स संप्रदाय ने तुम्हें इतनी बुरी हालत में क्यों पहुंचाया? अगर तुम योग्य हो तो तुम्हें अच्छी रैंकिंग क्यों नहीं मिली? मेरे हिसाब से तुम पूरी तरह से ईर्ष्यालु हो और सुपर संप्रदाय मेरी गांड पर तरस खाओ। इस बुढ़िया ने जो कहा वो बिल्कुल वाजिब है और तुम आदिनाथ सिर्फ बेइज्जती करना जानते हो। क्या तुम फीनिक्स संप्रदाय को यह सर्वोच्च पास पाने का मौका देने के लिए कोई ठोस सबूत दे सकते हो? सरोज ने ठंडी सांस ली। मैं बस। आदिनाथ जैसे ही कुछ कहने वाला था, ड्रैगन मार्शल विल ने उसे बीच में ही टोक दिया। उसकी नजर सरोज पर टिकी रही और राजेंद्र और बाकियों पर फिर से बोलने से पहले उसने नजर घुमाई। अगर तुम कहते हो कि फीनिक्स संप्रदाय इस सर्वोच्च पास को पाने के योग्य नहीं है, तो तुम दूसरे और तीसरे स्तर के पास को पाने के भी योग्य नहीं हो। क्या मैंने सही कहा? सरोज और बाकी लोगों के हाव भाव तुरंत बदल गए और उनकी भौहें गहरी सिकुड़ गईं। वे थोड़े उलझन में थे कि ड्रैगन मार्शल विल ऐसा क्यों कह रहा है। उनके संप्रदाय की रैंकिंग और ड्रैगन मार्शल महाद्वीप में उनके योगदान और क्षमता के अनुसार दूसरे और तीसरे स्तर के पास हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए, है ना? क्या ऐसा हो सकता है कि ड्रैगन मार्शल विल सचमुच बिना किसी कारण के फीनिक्स संप्रदाय की मदद करने की योजना बना रहा हो? यह जूनियर समझ नहीं पा रहा है कि तुम ऐसे क्यों हो। सरोज लगभग तुरंत बोलने ही वाला था, लेकिन राजेंद्र को कुछ याद आ गया। उसके हाव भाव अचानक बदल गए और उसने तुरंत कहा, यह जूनियर समझता है। क्या समझे? सरोज ने नाराज होकर पूछा। राजेंद्र ने उसकी ओर देखा और कहा, संप्रदाय प्रतियोगिता का पहला चरण, संत की खोपड़ी। यह सुनते ही सरोज की पुतलियां तुरंत सिकुड़ गईं और फिर उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह जूनियर भी समझता है। यह तो मजाक था। उस प्राचीन युद्ध क्षेत्र में फीनिक्स संप्रदाय ने स्वर्ग विरोधी शक्ति से उनके पांचों महासंप्रदायों को धूल चटा दी। अगर उन्होंने गुप्त रूप से संत खोपड़ियों की संख्या न बढ़ाई होती तो शायद उन्हें दूसरे चरण में भाग लेने की योग्यता भी न मिलती, और उस योग्यता के बिना वे इस संप्रदाय प्रतियोगिता में शीर्ष 100 में भी जगह नहीं बना पाते। उस समय दूसरे या तीसरे स्तर के पास तो दूर, उनके पास 5वें स्तर का पास भी नहीं होता। अभी सरोज फीनिक्स संप्रदाय के सर्वोच्च पास को वापस लेने की चाहत में इतनी मग्न थी कि वह यह बात पूरी तरह भूल गई। अगर राजेंद्र की याद न दिलाती तो अब तक उसे समझ नहीं आता। ड्रैगन मार्शल विल ने जो कहा वह स्पष्ट रूप से इसी बारे में था। उनके छलकपट के तरीकों की तुलना में इससे क्या फर्क पड़ता था कि फीनिक्स संप्रदाय सर्वोच्च दर्जा पाने के योग्य था या नहीं। हालांकि ड्रैगन मार्शल विल इस मामले को उजागर करने को तैयार नहीं था। आखिरकार वे सभी सुपर संप्रदाय थे, इस ड्रैगन मार्शल महाद्वीप के 10 महान प्रतीक। ड्रैगन मार्शल महाद्वीप पर उनका दर्जा हमेशा से बहुत ऊंचा रहा था और ड्रैगन मार्शल महाद्वीप को भी ड्रैगन मार्शल लोगों की उन्नति के लिए इन 10 सुपर संप्रदायों की जरूरत थी। उन्हें यह नहीं पता था कि ड्रैगन मार्शल विल एक और बात कहने को तैयार नहीं था, और वह यह कि फीनिक्स संप्रदाय ड्रैगन सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञ के बिना नहीं था। मेरा समय सीमित है और मैं और कुछ नहीं कहूंगा। यह देखकर कि सरोज और अन्य अब और नहीं बोले, ड्रैगन मार्शल विल ने एक पल सोचा और धीरे से कहा, तुम्हारे लिए एक चेतावनी। यह एक चेतावनी है, आदेश नहीं, समझ रहे हो? हम समझ गए। इस समय अनगिनत लोग बोल पड़े। ड्रैगन मार्शल विल के शब्द स्पष्ट रूप से उन सभी के लिए थे। ड्रैगन मार्शल, आपदा हम पर है और विपत्ति आने वाली है। ऐसे समय में आपको बाहरी शत्रुओं का मिलकर विरोध करना होगा।
आंतरिक कलह में नहीं पड़ना होगा, अन्यथा इसके परिणाम आप में से कोई भी सहन नहीं कर पाएगा। जैसे ही उसने कहा, उसकी नजर राजेंद्र और अन्य लोगों पर फिर से पड़ी, जिसमें एक बहुत ही सख्त चेतावनी भरा स्वर था। और जैसे ही राजेंद्र और अन्य लोगों को घूरा गया, उनके दिल जोर से धड़कने लगे और वे मन ही मन सोच रहे थे, क्या ऐसा हो सकता है कि ड्रैगन मार्शल विल्सु बलियाओं को मारने की उनकी योजना के बारे में बात कर रहा हो। तुम मेरी चेतावनी पर ध्यान न देने का विकल्प चुन सकते हो और तुम फिर भी अपने रास्ते पर जा सकते हो और मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, ड्रैगन मार्शल विल ने कहा, लेकिन तुम्हें अपने किए पर जरूर पछतावा होगा। भन। जैसे ही ये शब्द निकले, सच्चे ड्रैगन प्रेत के विशाल शरीर से अचानक भिनभिनाहट की आवाज निकली। इसके तुरंत बाद उसका शरीर धीरे धीरे धुंधला होता गया और ज्यादा पारदर्शी होता गया और अंततः वह एक सुनहरे पीले प्रकाश के गोले में बदल गया, जो विशाल सच्चे ड्रैगन की मूर्ति की ओर लौट आया। और चौक में हर कोई चुपचाप यह दृश्य देख रहा था, मानो अपने ही विचारों में खोया हुआ हो। उसने जो कहा कि अगर हम एक दूसरे को मार डालें तो हमें पछतावा होगा, वह बात मुझ पर नहीं बल्कि राजेंद्र और बाकियों पर थी। साथ ही वह मुझे यह भी याद दिला रही थी। देव ड्रैगन मार्शल इच्छा को जाते हुए देख रहा था और मन ही मन बुदबुदा रहा था, क्या यह सचमुच ड्रैगन मार्शल इच्छा है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यह नहीं है? जब मैं पहली बार मध्य क्षेत्र में आया था, मैंने इसे देखा था और उस समय सिर्फ मैं ही इसे देख पा रहा था। इसके अलावा उस समय ऐसा लग रहा था कि यह मुझे कुछ बताना चाहता है, ठीक वैसे ही जैसे प्राचीन युद्ध क्षेत्र की बची हुई आत्माएं, लेकिन फिर भी किसी ने इसे रोक दिया था। और जब से यह इस बार प्रकट हुआ है, यह मेरे प्रति पक्षपाती रहा है। हालांकि इसने जो कुछ भी कहा वह तर्कसंगत और तथ्यात्मक था, मैं साफ तौर पर महसूस कर सकता था कि यह मेरे प्रति पक्षपाती था। सोचते हुए देव की नजर अचानक राजेंद्र और बाकियों पर पड़ी, क्या ऐसा हो सकता है कि मेरा अनुमान वाकई सही था और उन्होंने मेरे खिलाफ कोई साजिश रची है? इस षड्यंत्र का एक ही लक्ष्य है और वह है मुझे मारना। इसके अलावा अब मुझे यह सर्वोच्च दर्रा मिल गया है और यह वस्तु कोई मायावी वस्तु नहीं बल्कि एक भौतिक वस्तु है जिसे कोई भी छीन सकता है। देव जितना ज्यादा इसके बारे में सोचता, उतना ही उसे लगता कि उस पर कोई संकट आने वाला है। तभी आदिनाथ ने अचानक एक आवाज भेजी, देव, इस संप्रदाय प्रतियोगिता के समाप्त होने के बाद अकेले मत चलना, वन ब्लेड पैलेस के साथ रहना। देव ने आंखें सिकोड़कर आवाज के जरिए जवाब दिया, वरिष्ठ, आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद, लेकिन अगर जूनियर सचमुच खतरे में हैं, तो इसका मतलब है कि उन्होंने पहले से ही पूरी तैयारी कर ली है। वन ब्लेड पैलेस, वे शायद अपमान करने की हिम्मत न करें, लेकिन वे मेरे फीनिक्स संप्रदाय के सदस्यों को हरगिज नहीं जाने देंगे। अगर मैं आप सबके साथ चलूंगा तो यह निस्संदेह उन्हें मौत के रास्ते पर धकेल देगा। आदिनाथ चौंक गया, भौहें चढ़ा लीं और बोला, तो तुम? मुझे अकेले जाना होगा। देव ने कहा, वन ब्लेड पैलेस चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः वह एक ही संप्रदाय है। राजेंद्र और अन्य लोगों की मेरे प्रति हत्या की मंशा अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई है। वे मेरे निरंतर विकास को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर वे सचमुच मुझे मारना चाहते हैं, तो वे इस महीने के भीतर दानव अमर पवित्र क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले ऐसा जरूर करेंगे। यह भी बहुत संभव है कि हमारे बिखरने के बाद वे सीधे मेरे विरुद्ध कार्रवाई करें। मैंने वन ब्लेड पैलेस से शक्तिशाली साधकों को सुदृढ़ीकरण के रूप में आने के लिए पहले ही भेज दिया है, आदिनाथ ने कहा। काफी नहीं। देव ने गहरी सांस ली, अभी भी वही शब्द, वरिष्ठ की दयालुता, कनिष्ठ इसकी सराहना करता है। जहां तक ईशान और अन्य लोगों की बात है,
कृपया उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करें, वरिष्ठ। जहां तक मेरी बात है, मेरे पास और भी रास्ते हैं। अगर तुम अकेले जाओगे तो तुम और भी जल्दी मर जाओगे, आदिनाथ ने तत्परता से कहा। लेकिन अगर मैं अकेला नहीं गया तो शायद मैं नहीं मरूंगा, लेकिन मेरे फीनिक्स संप्रदाय के कई सदस्य निश्चित रूप से मारे जाएंगे या घायल हो जाएंगे। देव की आवाज बहुत दृढ़ थी। तुम। आदिनाथ के शब्द रुंध गए और उसने चिंता से कहा, देव, तुम एक संप्रदाय गुरु हो। ऐसी स्थिति में तुम्हें केवल एक हिस्से पर नहीं बल्कि पूरी स्थिति पर विचार करना चाहिए। अगर तुम मर गए तो फीनिक्स संप्रदाय का तुरंत विनाश हो जाएगा। सिर्फ जीवित रहकर ही तुम वो कर सकते हो जो तुम करना चाहते हो। लेकिन वे सभी मेरी वजह से फीनिक्स संप्रदाय में शामिल हुए। शुरुआत से पहले ही मुझे उनके लिए एकांतवास की योजना बनानी होगी, देव ने कहा। बस मेरी सलाह मानो और हमारे साथ रहो। वरिष्ठ को ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, कनिष्ठ जानता है कि क्या करना है। देव ने आदिनाथ की बात बीच में ही काट दी। यह जगह वन ब्लेड पैलेस के द्वार पर नहीं थी। हालांकि यह मध्य क्षेत्र में था, फिर भी वन ब्लेड पैलेस के पर्वतीय द्वार से काफी दूरी पर था। हालांकि वन ब्लेड पैलेस के शक्तिशाली साधक यहाँ दौड़ रहे थे, देव जानता था कि यह निश्चित रूप से उनकी पूरी सेना नहीं थी, और इस स्थिति में अकेले वन ब्लेड पैलेस, ब्लेड शून्य महल और अन्य 5 महासंप्रदायों का मुकाबला निश्चित रूप से नहीं कर पाएगा। जहां तक स्टार्क परिवार की बात है, देव उन पर भरोसा करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। वह नहीं जानता था कि अमनदीप की बात सच है या झूठ, और वह अपनी जान उनके हाथ में नहीं सौंप सकता था। अन्य शक्तियां, हालांकि सही तौर पर फीनिक्स संप्रदाय का समर्थन करती दिखाई देती थीं, अविश्वसनीय थीं। यहां तक कि संगति परिवार, केवल अनमोल और आयुष, 2 भाई ही उसके प्रति सच्चे थे। सच्चा संगति परिवार 7 क्षेत्रों के दिव्य पर्वत की घटना के कारण उससे प्रेम नहीं करता था और शायद अब भी उससे नाराज था। उसे अंबर परिवार की बात करें तो समीक्षा का मामला सुलझने से पहले अंबर परिवार निश्चित रूप से देव की पूरी तरह से मदद नहीं करेगा, खासकर तब जब रंजना ही समीक्षा को मारना चाहता था, न कि ये 5 महासंप्रदाय। आखिरकार इस समय उसके पास ज्यादा लोग नहीं थे जिन पर वह भरोसा कर सके। अंतिम परिणाम अभी भी देव पर ही निर्भर था। वरिष्ठ, मैंने सुना है कि मध्य क्षेत्र में ब्लैक वाइंड क्लिफ नाम की एक जगह है। क्या यह सच है? देव ने अचानक पूछा। ब्लैक वाइंड क्लिफ? आदिनाथ के हाव भाव बदल गए, फिर उसने कहा, तुम इसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम वहां जाने की योजना बना रहे हो? ब्लैक वाइंड क्लिफ तो है, यहां से लगभग 3 दिन की यात्रा पर, लेकिन ब्लैक वाइंड क्लिफ का खतरा दिव्य औषधि पर्वत और अन्य खतरनाक जगहों से कम नहीं है। अगर तुम वहां जाते हो तो यह बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, बल्कि बहुत खतरनाक है। जब तक बिल्कुल जरूरी न हो, मैं नहीं जाऊंगा, देव ने अपना सिर हिलाया। दोनों आवाज के जरिए बात कर रहे थे और उनकी गति बहुत तेज थी, इसलिए दूसरों को पता ही नहीं चला। अब जबकि संप्रदाय प्रतियोगिता समाप्त हो चुकी थी और सभी पास जारी हो चुके थे, देव साफ तौर पर अपनी ओर कई लालची निगाहों को महसूस कर सकता था। एक निर्दोष व्यक्ति तभी दोषी होता है जब उसके पास कोई खजाना हो। भले ही देव ने अन्य शक्तियों को नाराज न किया हो, फीनिक्स संप्रदाय ने अब सर्वोच्च दर्रा प्राप्त कर लिया था, और यह दर्रा उसके हाथ में था, जो निश्चित रूप से कई लोगों में लालच जगाएगा। उनमें राजेंद्र और अन्य लोग विशेष रूप से प्रमुख थे। भीड़ के तितर-बितर होने के बाद मैं सराय में वापस आ जाऊंगा। तुम सब वन ब्लेड पैलेस का अनुसरण करो, देव ने ईशान और अन्य लोगों को ध्वनि संचरण के माध्यम से आदेश दिया। ईशान और अन्य लोग चौंक गए, सभी पूछ रहे थे, संप्रदाय गुरु, यह क्या है? मेरी बात सुनो, यह एक आदेश है,
देव ने गहरी आवाज में कहा। हालांकि उन्हें पता नहीं था कि क्यों ईशान और अन्य लोगों के दिलों में एक बुरा पूर्वाभास पैदा हो गया, और उनमें से कोई भी मूर्ख नहीं था। इन सब बातों को जोड़कर वे तुरंत समझ गए कि देव निश्चित रूप से खतरे में है, और यह वर्तमान आदेश उनकी जान बचाने के लिए था। आप संप्रदाय प्रमुख हैं, हमारे संप्रदाय प्रमुख। अगर मुझे पता है आप क्या कहना चाहते हैं, लेकिन यह एक आदेश है। आदेश की अवहेलना का मतलब संप्रदाय से निष्कासन है। देव ने बीच में ही टोक दिया, फिर एक और गहरी सांस ली और ठंडे स्वर में कहा, और हाँ, मैं देव हूं। देव नाम उतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। वे मुझे मारना चाहते हैं, लेकिन यह इतना आसान नहीं होगा। संप्रदाय प्रमुख ईशान और बाकी लोगों की आंखें लाल हो गईं। उन्हें अचानक लगा कि आम तौर पर वे रौबदार लगते थे, लेकिन वास्तव में ऐसे महत्वपूर्ण क्षण में वे कुछ भी नहीं थे। उनके दिलों में बेबसी का एक गहरा एहसास पैदा हुआ। वे देव को मना करना चाहते थे, लेकिन देव की कठोर निगाहों के नीचे वे बोल नहीं पाए। तभी युद्धपोत से अचानक पूर्वी पूर्वज की आवाज आई। सभी पास जारी कर दिए गए हैं और रैंकिंग निर्धारित कर दी गई है। इस संप्रदाय प्रतियोगिता के मेजबान के रूप में मैं इसकी पूर्ण समाप्ति की घोषणा करता हूं। पूर्वी पूर्वज के शब्दों ने तुरंत हंगामा मचा दिया, जिसमें आहें, पछतावा, क्रोध और ईर्ष्या शामिल थी। इन अनगिनत लोगों के चेहरों पर तरह तरह के भाव उभर आए, जिनमें से ज्यादातर देव की ओर देख रहे थे। उनकी निगाहें गहरी ईर्ष्या से भरी थीं। चूंकि संप्रदाय प्रतियोगिता समाप्त हो गई है, इसलिए मेजबान के रूप में मेरी भूमिका यहीं समाप्त होगी। पूर्वी पूर्वज युद्धपोत से उतरकर सीधे शून्य लोक में पहुंचे और ऊंची आवाज में घोषणा की, अब मैं एक निजी बात की घोषणा करूंगा। यह सुनकर सभी दंग रह गए और तुरंत शांत हो गए। पूर्वी पूर्वज द्वारा अपनी निजी बात की घोषणा का इंतजार करने लगे। 3000 साल पहले मैंने अपना आखिरी शिष्य लिया था, और मूल रूप से मेरा इरादा उस शिष्य को अपना अंतिम शिष्य बनाने का था। लेकिन इस संप्रदाय प्रतियोगिता के बाद शिष्य लेने की मेरी इच्छा फिर से जाग उठी है। बोलने के बाद पूर्वी पूर्वज अचानक देव की ओर मुड़े। उनकी आंखों में गहरी प्रशंसा थी और वे मुस्कुराए। देव, मैं जिनकांत हूँ, क्या तुम मेरे शिष्य बनने को तैयार हो? क्या पूर्वी पूर्वज फिर से शिष्य ले रहे हैं? हे भगवान, यह देव कितना भाग्यशाली है कि पूर्वी पूर्वज का भी उसे आशीर्वाद मिला। कहा जाता है कि शिष्य लेने के लिए पूर्वी पूर्वज की शर्तें बेहद सख्त होती हैं। यह भाग्य नहीं है। ड्रैगन देव लोक के प्रारंभिक चरण में एक छद्म सम्राट शिखर को मारने की सुबलियाओं की क्षमता को देखते हुए पूर्वी पूर्वज की तो बात ही छोड़िए, शायद सभी शक्तिशाली लोग उसे शिष्य बनाने के लिए तैयार होंगे। वास्तव में उसकी प्रतिभा स्वर्ग को भी मात देने वाली है। उसकी तुलना में वे तथाकथित विलक्षण प्रतिभाएं बिल्कुल बेकार हैं। अगर उन्हें विलक्षण प्रतिभाएं कहा जा सकता है, तो सुबलियाओं एक विलक्षण प्रतिभा है। पूर्व पूर्वज 4 पूर्वजों में से एक हैं, भयानक रूप से शक्तिशाली। हालांकि उनका कोई संप्रदाय नहीं है, उनके सभी शिष्य स्वर्ग विरोधी हैं, और उनकी अपनी शक्ति और भी भयानक है। उनका शिष्य बनना निस्संदेह एक और महान वृक्ष पर निर्भर होने के समान है। इस क्षण तुरंत चर्चाओं का दौर शुरू हो गया, और कई लोगों की नजरों में ईर्ष्या और जलन और भी प्रबल हो गई। इस बार देव ने कहा जा सकता है कि उसे बहुत बड़ी फसल मिली है। संप्रदाय प्रतियोगिता में प्रथम स्थान, एक सर्वोच्च उत्तीर्णता, लोगों को बेचकर प्राप्त हजारों कियान ये आत्मा रत्न। और अब उन्हें पूर्व पूर्वज ने भी अपना शिष्य बना लिया था। उनकी तुलना में कई लोगों को लगा कि उन्होंने इतने वर्षों तक अपना जीवन व्यर्थ ही जिया है। हालांकि देव ने अचानक पूर्व पूर्वज की ओर देखा
और उसकी शांत निगाहों के नीचे एक बहुत ही गहरी कृतज्ञता छिपी थी। वह जानता था कि पूर्वज इस समय उसकी मदद कर रहे हैं। इतने सालों तक जीने के अनुभव के साथ पूर्वज को कैसे पता नहीं था कि देव अब किस स्थिति में है। शायद उसने अपनी क्षमता को सचमुच महत्व दिया था, लेकिन इसकी घोषणा करने का इससे बेहतर समय और क्या होता। अभी इसकी घोषणा करने पर जोर क्यों दिया? राजेंद्र और अन्य लोगों को नाराज करने और वांग परिवार के स्याही पूर्वज की हत्या करने के बाद इसकी घोषणा क्यों की? अब इसकी घोषणा करते हुए शिष्य लेने का असली इरादा गौण था। उसका असली इरादा ड्रैगन सम्राट के रूप में अपनी पहचान के साथ देव की रक्षा करना था। हाँ, इतने सालों के बाद पूर्वज आखिरकार एक शिष्य ले रहे हैं। देव, तुम जल्दी क्यों नहीं मान रही? आदिनाथ जोर से हंसा। हालांकि तुम फीनिक्स संप्रदाय के गुरु हो, लेकिन इससे तुम्हारे पूर्वज के शिष्य बनने में कोई बाधा नहीं है। उनका शिष्य बन पाना भी तुम्हारा सौभाग्य है। देव ने गहरी सांस ली, अपने वस्त्रों को चिकना किया, एक घुटने पर झुक गया और धीरे से कहा, यह शिष्य तैयार है। अगर वह घुटने न टेके तब भी वह पूर्वज का शिष्य बन सकता था। श्रद्धांजलि का यह साधारण कार्य उतना महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन इस समय देव के हृदय में वह पूर्वज के प्रति सच्ची कृतज्ञता थी और यह घुटने टेकना, भले ही पूर्वज ने इसे देखा हो, उसे गहरा सदमा पहुंचा। बहुत से लोग, हालांकि देव के साथ उनका बहुत कम संपर्क था, उसके चरित्र को समझ सकते थे और पूर्वज उनमें से एक थे। देव स्वभाव से ही अडिग था और कभी झुकने को तैयार नहीं था। सीधे शब्दों में कहें तो वह विनम्र होना तो दूर, घुटने टेकना भी नहीं जानता था। उसके घुटने टेकने से ही यह साबित हो गया कि उसके हृदय में इस व्यक्ति का दर्जा उसके माता पिता के बराबर था। उठो! पूर्वज खिलखिलाकर हंसे, धीरे से हाथ हिलाया और एक कोमल शक्ति ने देव को सहारा दिया, धीरे धीरे उसे खड़ा होने में मदद की। चूंकि मैंने तुम्हें अपना शिष्य बना लिया है, इसलिए मुझे पहले तुम्हें एक भव्य उपहार देना होगा। गुरु के रूप में यही मेरा नियम है। जैसे ही पूर्वज ने विचार किया, उन्होंने हाथ हिलाया और एक दिव्य वलय तुरंत देव की ओर उड़ाया। ये वर्षों में मेरी अर्जित उपलब्धियां हैं, तुम्हें ये पसंद आएंगी। देव ने चुपचाप वह दिव्य वलय ले लिया और जैसे ही उसके दिव्य विचार उस पर छा गए, वह तुरंत स्तब्ध रह गया। अंतरिक्ष वलय के अंदर थीं आत्माएं। ये आत्माएं कुछ याओ जानवर थीं, कुछ इंसान थीं और कुछ अलौकिक राक्षसों के रक्त क्रिस्टल से बनी थीं। एकमात्र समानता यह थी कि ये सभी आत्माएं कम से कम ड्रैगन देव लोक की थीं। इन्हें आत्माएं या आदिम आत्माएं कहा जा सकता था। देव ने उन्हें मोटे तौर पर देखा और इन आदिम आत्माओं की संख्या अगर सब जोड़ दी जाए तो लगभग 1 लाख थी। यह सचमुच एक महान उपहार था। इस समय देव के पास इन आदिम आत्माओं की कमी थी। अगर उसे इन्हें खुद इकट्ठा करना होता तो पता नहीं कितने साल लग जाते। इन आदिम आत्माओं के साथ वह अपने दूसरे अवतार को संघनित कर सकता था और उस समय प्राप्त शक्ति अविश्वसनीय होती। अगर उसने सचमुच अपने दूसरे अवतार को संघनित कर लिया होता तो तथाकथित छद्म सम्राट शिखर देव के हाथों में महज चींटियां होती। उसे अब रत्नेश को मारने के लिए इस्तेमाल किए गए कई तरीकों का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। हालांकि उन्हें आसानी से हटाना आसान नहीं होता, लेकिन यह निश्चित रूप से बहुत मुश्किल भी नहीं होता। इसके अलावा एक बार दूसरे अवतार का संघनित हो जाने पर उसके पास ड्रैगन सम्राट क्षेत्र का सामना करते समय अपनी रक्षा करने की शक्ति भी होगी और ये ड्रैगन सम्राट अब उसे अपनी इच्छा से नहीं मार पाएंगे। इस एक स्थानिक वलय से देव बता सकता था कि हालांकि पूर्वज उससे बहुत कम बार मिले थे, फिर भी उसने गुप्त रूप से उसकी अनगिनत बार जांच की होगी।
खासकर नीलामी के संबंध में थोड़ा ध्यान देने पर कोई यह जान सकता था कि जिस व्यक्ति को रक्त क्रिस्टल की आवश्यकता थी वह स्वयं वही था। इसलिए पूर्वी पूर्वज ने उसे ये चीजें दी। देव कांप उठा, फिर से घुटने टेकना चाहता था, लेकिन पूर्वी पूर्वज ने उसे तुरंत रोक दिया। शिष्य, उपहार के लिए धन्यवाद, गुरु देव ने गहरी आवाज में कहा। हाँ हाँ, तुम मेरे शिष्य हो, मुझे तुम्हें देना ही उचित है। पूर्वी पूर्वज खिलखिलाकर हंसे, फिर उनकी नजर पूरे दृश्य पर पड़ी और उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, मैं एक विरक्त साधक हूँ, शायद तुम्हारे दिलों में मेरी इतनी प्रतिष्ठा नहीं है, लेकिन तुम सब ध्यान से सुनो, आज से देव मेरा शिष्य है। उसे नुकसान पहुंचाना मेरा विरोध करना है, और अगर वह दिन सचमुच आ जाए तो मुझे दया न दिखाने का दोष मत देना। ऐसा कैसे हो सकता है? पूर्वी पूर्वज बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। सुबलियाओं ने हमारे ड्रैगन मार्शल महाद्वीप में इतना योगदान दिया है, हम उन्हें कैसे परेशान कर सकते हैं? हाँ हाँ, अगर हम परेशान करना भी चाहें तो भी हम उन्हें हरा नहीं सकते। कई विनम्र शब्द निकले जो स्पष्ट रूप से दर्शाते थे कि इन लोगों के दिलों में पूर्वी पूर्वज का स्थान अभी भी बहुत ऊंचा था। जहां तक राजेंद्र और अन्य लोगों की बात है, वे अपने दिलों में ठंडी सांसें ले रहे थे, उनके चेहरे पर शांति थी। वे स्वाभाविक रूप से जानते थे कि पूर्वी पूर्वज के शब्द किसी और के लिए नहीं, बल्कि खुद उनके लिए थे। वह स्थानिक वलय, वह पहला महान उपहार है जो मैं तुम्हें दे रहा हूं। पूर्वी पूर्वज ने एक पल सोचा, फिर कहा, अगला मैं तुम्हें दूसरा महान उपहार दूंगा। और भी है। हे भगवान, पूर्वी पूर्वज का शिष्य बनने के इतने सारे लाभ हैं। हालांकि मुझे नहीं पता कि उस स्थानिक वलय में क्या है, लेकिन सुबलियाओं के हाव भाव को देखकर लगता है कि वह बहुत ही कीमती चीज होगी। क्या ऐसा हो सकता है कि इतनी सारी अच्छी चीजें हों कि एक स्थानिक वलय उन सभी को समाहित करने के लिए पर्याप्त न हो? चौक पर मौजूद लोग बेहद ईर्ष्यालु थे, पूर्वी पूर्वज को उत्सुकता से घूर रहे थे, सोच रहे थे कि उनका दूसरा महान उपहार क्या होगा। कई निगाहों के बीच पूर्वी पूर्वज ने अपना हाथ हिलाया और एक क्रिस्टल निकाला। क्रिस्टल को उसने सीधे कुचल दिया, एक धमाके के साथ धुंध में बदल गया, शून्य लोक में तैरता हुआ एक भ्रामक पर्दा बना। इस पर्दे पर धीरे धीरे एक आकृति प्रकट हुई। यह आकृति प्राचीन थी, धूसर वस्त्र पहने, सफेद बालों से लदी, मुस्कुराते हुए चेहरे और दयालु भाव के साथ किसी अमर प्राणी जैसी लग रही थी। जब उन्होंने इस आकृति को देखा तो राजेंद्र और अन्य लोगों की आंखें सिकुड़ गईं और उनके भाव तुरंत गहरे हो गए। हालांकि अन्य लोग ज्यादातर इस बूढ़े व्यक्ति को नहीं पहचान पाए, यहाँ तक कि देव भी नहीं। आदिनाथ की बात करें तो जब उसने इस बूढ़े व्यक्ति को देखा तो वह तुरंत हंस पड़ा। देव देव, आज सचमुच तुम्हारा भाग्यशाली दिन है, आदिनाथ ने मन ही मन सोचा। क्या तुम देव हो? स्क्रीन पर बूढ़े व्यक्ति ने देव को देखा, उसकी मुस्कान और भी गहरी हो गई। देव ने पूर्व पूर्वज की ओर देखा, फिर बूढ़े व्यक्ति की ओर। वह इस व्यक्ति को पहचान नहीं पाया, लेकिन पूर्व पूर्वज के मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर उसने फिर भी सम्मानपूर्वक कहा, यह जूनियर है। बुरा नहीं, कोई आश्चर्य नहीं कि वह बूढ़ा जिनकांत तुम्हारी खूब तारीफ करता है। मैंने सुना है कि तुमने वांग परिवार के स्याही पूर्वज को मार डाला था, बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, देव ने सीधे सिर हिलाया। बूढ़े, इतना क्यों कह रहे हो? मेरे शिष्य तो तुम्हें अभी तक जानते भी नहीं, पूर्व पूर्वज ने नाराजगी जताई। तुम बस अधीर हो। बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया, फिर बोला, यह सच है, मैंने 4000 सालों से खुद को नहीं दिखाया है। पीढ़ी दर पीढ़ी मुझे डर है कि बहुत से लोग अब इस बूढ़े व्यक्ति को नहीं पहचानते। मुझे अपना परिचय देने दीजिए, यह बूढ़ा व्यक्ति नामदेव है,
आप मुझे उत्तरी पूर्वज भी कह सकते हैं। क्या वह उत्तरी पूर्वज है? हे भगवान, तो वह उत्तरी पूर्वज है। कोई आश्चर्य नहीं कि पूर्वी पूर्वज का उससे बहुत अच्छा रिश्ता है। उत्तरी पूर्वज 4000 वर्षों से एकांतवास में है, यह सच है। क्या वह अब एकांतवास से बाहर आ गया है? उत्तरी पूर्वज 4 पूर्वजों में से एक, यह पूर्वी पूर्वज की तरह ही एक भयानक व्यक्ति है। क्या ऐसा हो सकता है कि वह भी सुबलियाओं को अपना शिष्य बनाना चाहता हो? हे भगवान, इस सुबलियाओं में ऐसा कौन सा गुण और क्षमता है कि उसे 4 पूर्वजों में से 2 ने अपना शिष्य बना लिया? इस क्षण गर्जनाओं का एक सिलसिला शुरू हो गया। अनगिनत लोग स्तब्ध अविश्वासी हो गए और उनके चेहरों पर पहले से ही मौजूद ईर्ष्या और जलन और भी बढ़ गई। यह मत सोचो कि यह बूढ़ा आदमी उस बूढ़े जिनकांत की नकल कर रहा है, लेकिन तुम्हारी योग्यता वाकई बहुत मजबूत है। मैं अभी एकांतवास से बाहर आया हूं और तुम्हारे कामों के बारे में सुना है। तुम वही हो जिसकी इस बूढ़े को तलाश थी। उत्तरी पूर्वज ने दूसरों की बात पूरी तरह अनसुनी कर दी और देव की ओर मुस्कुराते हुए कहा, हालांकि शिष्य बनाना जबरदस्ती नहीं होना चाहिए, वरना लोग सोचेंगे कि मैं शिकार कर रहा हूं। मैं तुम्हें पसंद करता हूं। अगर जरूरत पड़ी तो मैं शिकार करूंगा भी। अगर तुम तैयार हो तो मैं जिनकान से 3 दिन और 3 रात लड़ सकता हूं। कैसा रहेगा? चले जाओ। पूर्वी पूर्वज ने ठंडी सांस ली। यह उत्तरी पूर्वज बहुत मजाकिया है। देव ने मन ही मन सोचा, फिर ऊपर देखा और पूछा, वरिष्ठ, यह कनिष्ठ पूछना चाहता है, अगर मैं आपका शिष्य बन जाऊं तो मेरे गुरु, तुम अब भी उसके शिष्य रहोगे। तुम्हारे बस 2 गुरु होंगे। उत्तरी पूर्वज मुस्कुराए। पूर्वी पूर्वज ने भी सिर हिलाया, कोई बात नहीं। अगर तुम उससे कुछ अनोखे हुनर सीख सको तो स्वाभाविक रूप से मैं दखल नहीं दूंगा। देव तुरंत मुस्कुराया, एक हार्दिक और प्रसन्न मुस्कान। वह एक घुटने के बल बैठा, आदरपूर्वक झुका और बोला, शिष्य, गुरुजी को नमस्कार। ठीक है। उत्तरी पूर्वज मुस्कुराए, मैं तुम्हारे सामने नहीं हूं, तुम्हें खुद खड़े हो जाना चाहिए। आज अचानक हुआ है। मैंने तुम्हारे लिए कोई खास उपहार तैयार नहीं किया है, लेकिन मैं भी मध्य क्षेत्र में हूं और अभी तुम्हारे पास आऊंगा, वरना तुम जरूर सोचोगे कि मैं उस बूढ़े जिनकांत जितना ईमानदार नहीं हूं। अभी जा रहे हो? देव चौंक गया और पूर्वी पूर्वज के प्रति उसकी सद्भावना भी तेजी से बढ़ गई। जाहिर है ये शब्द राजेंद्र और बाकियों को सुनाने के लिए भी कहे गए थे। उत्तरी पूर्वज ने सिर्फ इतना कहा कि वह अभी आएंगे, लेकिन यह नहीं बताया कि कब। जाहिर है दूरी ज्यादा नहीं थी और यह भी अनिश्चित था कि वह सचमुच आएंगे या नहीं। ऐसा कहने का कारण बुरे इरादों वाले लोगों को रोकना था। गुरु, कृपया अपनी यात्रा में ध्यान रखना, देव ने कहा। ठीक है, अब और बात नहीं। जब मैं पहुंचूंगा तो मैं तुम्हारे लिए शिष्यत्व ग्रहण समारोह करूंगा। उत्तरी पूर्वज ने निर्णायक रूप से कार्य किया। उनके हाथ के एक इशारे से पर्दा तुरंत गायब हो गया। अब जो कोई भी सुबलियाओं को नाराज करना चाहता है, उसे सचमुच सोच समझकर सोचना होगा। वन ब्लेड पैलेस, संगति परिवार, स्टार्क परिवार, अंबर परिवार। फीनिक्स संप्रदाय का समर्थन पहले से ही कई प्रमुख शक्तियां कर रही थीं। अब पूर्वी पूर्वज और उत्तरी पूर्वज भी शामिल हो गए हैं। वन ब्लेड पैलेस सचमुच फीनिक्स संप्रदाय की रक्षा करेगा, लेकिन संगति परिवार, स्टार्क परिवार और अंबर परिवार शायद उतने विश्वसनीय न हों। अच्छे संबंधों का मतलब यह नहीं कि वे पूरी ताकत लगा देंगे। संगति परिवार और अन्य लोगों के बिना भी सिर्फ ये 3 सुपर संप्रदाय के दिग्गज वन ब्लेड पैलेस, पूर्वी पूर्वज और उत्तरी पूर्वज काफी होंगे, है ना?